गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव स्टार्ट आपके चैप्टर 35 का टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वी हैव टीच इन प्रीवियस वीडियो, हमने पहले वाली वीडियो में इस लेसन से आपके इसके इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, ये सीखा था। अब टुडे वी हैव टीच मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, हम ये लेंगे और दिस इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स। इस पे आपके ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बेस पर आधारित है। अब देखिए इसमें मेंडल्स ने आपके आनुवंशिक नियम जो है प्रस्तावित किए थे। तो आनुवंशिक क्या होता है, व्हाट डू मीन जेनेटिक्स, ये मैंने आपको बता दिया प्रीवियस वीडियो में। और हेरिडिटी, अब हम यहाँ पे मेंडल्स के नियम देखेंगे कि मेंडल्स ने अपने आनुवंशिकता के कौन से नियम जो है जो प्रपोज किए थे। तो इसके लिए मेंडल्स ने अपने आनुवंशिकता के नियम को समझाने के लिए सबसे पहले मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो ये भी मैंने बताया था कि मेंडल ने आपके पी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किया, इसके क्या रीज़न थे, हम ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस पी प्लांट्स के अंदर मेंडल ने जो सेलेक्ट किए, जो करेक्टर सेलेक्ट किए या जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स सेलेक्ट किए, वो आपके एक ही करेक्टर था, वो था प्लांट्स की हाइट। और प्लांट्स की हाइट के अकॉर्डिंग आपके मेंडल्स ने प्योर टॉल प्लांट्स यानी आपके शुद्ध लंबे पौधे और प्योर ड्वार्फ प्लांट्स यानी शुद्ध पौने पौधे ये लिए। क्लियर। अब इनमें यानी एक लक्षण, आप समझ रहे हैं इसको, ओनली वन करेक्टर्स, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, एक संकर संकरण। तो ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। तो इसकी हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब किसी एक लक्षण, यहाँ ध्यान रखना मैंने इस पर अंडरलाइन लगाई हुई है कि एक करेक्टर्स, एक लक्षण के आपके जो अपोजिट ये जो अपोजिट पेयर जो होते हैं, विकल्पी अपोजिट और पेयर आपके युग्म को संकृत कराया जाता है। जब एक ही लक्षण के युग्म विकल्पियों को संकृत कराया जाता है, युग्म विकल्पी का मीनिंग भी आप प्लीज़ अंडरस्टूड कर लीजिए। युग्म बोलते हैं हम पेयर को, पेयर में आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी, दीज आर पेयर। और विकल्पी यानी अपोजिट आपके लॉन्ग, और इसका अपोजिट क्या हो गया, ड्वार्फ, बौने पौधे। क्लियर। तो ये आपके युग्म विकल्पी क्लियर हो गया। और करेक्टर एक ही है, इसका एक ही ट्रेट है, क्या है, आपकी प्लांट्स की हाइट, लॉन्ग एंड ड्वार्फ, लंबे और बौने पौधे। क्लियर। तो इनको जब संकृत कराया, इनको क्या कराया, संकृत कराया, आपके क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो क्या हुआ, इससे हमें एक रेशो प्राप्त हुआ, एक अनुपात प्राप्त हुआ। और दिस रेशो इज नोन एज एक संकर अनुपात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इंग्लिश में ये बहुत शॉर्ट लाइन के अंदर है कि अब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, ये एक संकरण प्रयोग है जिसमें हम क्या डीलिंग करते हैं, क्या लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स लेते हैं प्लांट्स का, और इससे जो भी हमें ये जो अनुपात प्राप्त होता है ये कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट मेंडल्स ने किया, तो इसमें मेंडल्स ने आपके इस एक्सपेरिमेंट से फॉर्मुलेटेड किए द फॉलोइंग लॉज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, संकरित प्रयोग। अब इस प्रयोग से मेंडल ने कौन से दो नियमों को फॉर्मुलेटेड किया, ये दो नियम हैं। तो इन दोनों नियम को हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट समझ लें कंप्लीट आपके चेकर बोर्ड से। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है पी जनरेशन। व्हाट डू यू मीन पी, पेरेंट्स जनरेशन बोलते हैं इसको, पेरेंटल जनरेशन। इसमें आपके लॉन्ग प्लांट प्योर और ड्वार्फ प्लांट प्योर ये लिए हमने। इनमें पहले सेल्फ पॉलिनेटेड कराया, तो लॉन्ग प्लांट से हमें लॉन्गी और ड्वार्फ प्लांट से हमें ड्वार्फ प्लांट्स ही फाइंड हुए। अब इनमें आपकी जब हम क्रॉस कराते हैं इनको,
तो हमें F1 जनरेशन प्राप्त होती है। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड जनरेशन। ये आपकी क्या कहलाती है? हाइब्रिड जनरेशन। संकर पीढ़ी भी बोलते हैं इसको, ये संकर पीढ़ी कहलाती है। और ये है F1 जनरेशन। इसमें क्या होता है, आपके कैपिटल T जो है दीज आर डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल t जो होता है ये रिसेसिव कैरेक्टर होता है। कैपिटल T जो है ये तो होता है आपके डोमिनेंट, डोमिनेंट NANT, और स्मॉल जो है ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर्स कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर यानी अप्रभावी, और ये होगा आपका प्रभावी गुण, और ये अप्रभावी गुण वाला होगा। तो ये जो आपके रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है ये आपके क्या होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स के पीछे छुप जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे, हिडन हो जाएंगे। और डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ये डोमिनेंट रहेगा। तो F1 पीढ़ी के सारे जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर लॉन्ग बट इम्प्योर। ये ध्यान रखिएगा, इम्प्योर लॉन्ग होते हैं। और ये सारे प्लांट्स लॉन्ग क्यों होते हैं? बिकॉज कैपिटल T इज डोमिनेंट फ्रॉम स्मॉल t, यानी कैपिटल T जो होता है ये आपके डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? स्मॉल t के ऊपर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो इसमें शो हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। सो वी से F1 जनरेशन इज नोन एज हाइब्रिड जनरेशन एंड ऑल प्लांट्स आर लॉन्ग। अब देखिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इस F1 जनरेशन में जो आपके सभी प्लांट्स लॉन्ग जो आपको प्राप्त हुए, तो ये आपके यहाँ पर जो नियम जो लागू होता है मेंडल्स का, ये आपका कहलाता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए, अभी मैं इसको डिफाइन पूरा करके फिर हम दोनों लॉज को डिफाइन कर लेंगे। अब मेंडल्स ने ये थिंक किया कि इसमें आपके P जनरेशन के अंदर, पेरेंटल जनरेशन के अंदर इसने दोनों ही दोनों ही आपके क्या लिए थे? युग्म विकल्पी लिए थे, लॉन्ग और ड्राफ्ट। तो इसका क्या हुआ, आपके इसने तो अपना कैरेक्टर शो कर दिया, सो वी से हाइब्रिड जनरेशन। बट स्मॉल t का क्या हुआ? तो मेंडल ने क्या करा, वापस इसको सेल्फ पॉलिनेटेड कराया, और सेल्फ पॉलिनेटेड करा के गैमेट्स प्राप्त किए और फिर उनमें क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद में मेंडल्स को आपके पेरेंट जनरेशन के समान प्योरिटी भी प्राप्त हो गई, और इन दोनों का हाइब्रिडाइज प्लांट्स भी प्राप्त हो गए, और जो आपके ड्राफ्ट प्लांट्स थे वो भी इसको प्राप्त हो गए, फाइंड हो गए। यानी आपके F2 जनरेशन में प्योर लॉन्ग, इम्प्योर लॉन्ग या हाइब्रिड लॉन्ग भी बोल सकते हैं इसको हम, और आपके ड्राफ्ट प्लांट्स यानी सभी तरह के प्लांट्स जो है प्राप्त हो गए। सबका क्या हो गया? सेग्रीगेशन हो गया, पृथक्करण हो गया। तो ये जो आपकी पीढ़ी कहलाएगी F2 जनरेशन। इसमें आपका कौन सा लॉ लगा मेंडल्स का? सेग्रीगेशन का, पृथक्करण का, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, आपके प्योरिटी भी बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये भी कहलाता है प्योरिटी लॉ बोलते हैं, या विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम, ये नाम है इसके, विसंयोजन का नियम या शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, ये एक ही बात है। और F2 जनरेशन जो है इसको बिलोंग करती है, इस नियम को। अब देखिए, अभी ये नियम मैंने यहाँ लिखे हुए, इसको हम मतलब वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके F2 जनरेशन में, प्लीज़ वॉच हियर। अब यहाँ देखिए आप, इसमें क्या है आपके कि कैपिटल T डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, और इधर भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। सो वी से 75% लॉन्ग प्लांट बट मिक्स इन हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट। इसमें मिक्स है, लेकिन हम क्या कहेंगे इसमें कि हमें 75% जो है कैसे प्लांट्स फाइंड हुए? लॉन्ग प्लांट्स। एंड 25% जो है हमें प्योर
ड्राफ्ट प्लांट्स जो है फाइंड हुए हैं। तो इनका हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा क्या बनता है 3:1। तो 3:1 इज़ नोन एज आपका फिनोटाइप रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात, जो हमें दिखाई देता है। हमें जो दिखाई देने वाला रेशियो है वो आपका क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप अनुपात। क्लियर हो गया ये। तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हुआ 3:1, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे फिनोटाइप रेशियो 3:1। यानी जो लक्षण आपको दिखाई देता है, आपके एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी हमें ये फील्ड के अंदर जो दिखाई देती है पौधों की, तो वो फिनोटाइप लक्षण ये रेशियो कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। और फिनोटाइप रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड का क्या होता है 3:1। क्लियर। अब आपका आता है जीनोटाइप। इनको कंट्रोल करने वाले जो जीन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो आपकी जो पेयर्स हैं ट्रेट्स के या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, वी हैव सीन व्हेन 25% तो प्योर लॉन्ग प्लांट्स, 25% आपके प्योर लॉन्ग प्लांट्स, आपके 50% ये जो आपके हाइब्रिड जनरेशन है, संकरण पौधे जो हैं, ये 50% फाइंड हुए हमें, और 25% आपके ड्राफ्ट प्लांट्स। क्लियर। तो इसका हम रेशियो निकालते हैं। आप तो क्या फाइंड होता है 1:2:1। तो ये 1:2:1 इज नोन एज जीनोटाइप रेशियो या जीन प्रारूप अनुपात। यानी F2PD में जो आपके विसंयोजन का नियम जो है, जिसमें सारे लक्षणों का पृथक्करण हो गया, इसलिए हम इसको पृथक्करण का नियम से भी जानते हैं। और ये पृथक्करण कैसे हो गया, आपको जनक पीढ़ी के समान शुद्ध लंबे पौधे भी प्राप्त हो गए। यू हैव फाइंड प्योर लॉन्ग प्लांट्स, और आपके हाइब्रिड जनरेशन्स के भी जो इम्प्योर लॉन्ग प्लांट्स भी आपको फाइंड हो गए 50%, यानी 2 रेशियोज़ का। और नेक्स्ट है आपके 25% प्योर ड्राफ्ट प्लांट्स यानी बौने पौधे भी प्राप्त हो गए। तो इनका सबका सेग्रीगेशन हो गया, यानी युग्मकों की शुद्धता हो गई, या विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं। तो ये आपका जीनोटाइप रेशियो जो हमारा फाइंड हुआ वो कितना हुआ 1:2:1। तो ये जो आपका F2PD है, यानी ये जो जनरेशन जो F2PD, और ये आपका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो प्राप्त हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें जो एक्सपेरिमेंट में प्राप्त हुआ है, तो इसमें इसके बेस पे मेंडल्स ने अपना कौन सा लॉज जो है फॉर्मुलेटेड किया, वो किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये कहलाएगा आपका सेकंड नियम। और ये किसको बिलोंग करता है, ये दोनों जो लॉज हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो अब आपके मैं ये दोनों नियम पढ़ रही हूँ, ध्यान से देख लेना दोनों लैंग्वेज में। और फिर हम इसका ये जो लास्ट वाला जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, इसका हम इम्पॉर्टेंस देखेंगे। इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, आपके युग्मकों की शुद्धता का नियम की क्या महत्व है, या विसंयोजन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ आपके लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब है आपके, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। तो अब देखिए, जब किसी संकरण में, ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, कि जब किसी संकरण में एक लक्षण पौधे का कद, हमने यहाँ पे क्या लिया है, हाइट ली है, पौधे का कद, हाइट के ऊपर एक लक्षण, ध्यान रखना कि जब हम एक लक्षण के 2 युग्म विकल्पी, ये पेयर बना दिया हमने, तो युग्म और विकल्पी अपोजिट हैं, को संकृत कराया, इनको क्या कराया हमने, संकृत कराया। तो F1PD में, ये F1PD है, तो F1PD में एक युग्म विकल्पी, यानी एक युग्म विकल्पी अपना क्या करता है, अपने आप को प्रकट करता है, और जो प्रकट करता है युग्म विकल्पी, यानी आपका जो युग्म प्रकट करता है वो तो कहलाता है प्रभावी, जो प्रकट करता है वो तो आपका क्या कहलाएगा, प्रभावी, यानी कैपिटल T क्या होगा आपका, प्रभावी। और जो आपका दूसरा युग्म विकल्पी जो अपने आप को नहीं प्रकट कर पाता वो कहलाता है अप्रभावी। तो F1PD में अप्रभावी प्रकट नहीं होता और प्रभावी युग्म विकल्पी प्रकट होता है। तो इस आधार पर ये जो F1 जनरेशन जो है संकर पीढ़ी के अंदर
कौन सा अनुमान आपके मेंडल का लॉ लगता है? प्रभाविता का नियम। तो इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? यानी हम इसको ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में, व्हेन टू फैक्टर्स, अब टू फैक्टर्स कौन से? टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ प्लांट्स of a pair contrasting characters are brought together in a cross. Only one of the express itself in the resulting hybrids F1 generation. Tallness was dominant and मतलब dominant character, they show F1 generation, और ये F1 generation में शो होता है। आपके ड्राफ्टनेस was called recessive characters, और जो रिसेसिव करेक्टर्स होता है दे आर नॉट शो, सो द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। हो गया क्लियर? अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखिए कि किसी भी संकरण में युग्मक बनते समय, अब जब ये गैमेट्स बनते हैं युग्मक बनते समय, तो इन लक्षणों के जो युग्मक बनते हैं तो उन लक्षणों के कारक एक दूसरे से पृथक होकर, ये सब एक दूसरे से पृथक होकर के और अलग अलग युग्मकों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये अपना कैपिटल टीटी ले लेता है, ये दोनों का मिक्स भी हो गया और ये स्मॉल टीटी भी आ गया, तो ये आपके अलग अलग युग्मकों में प्रवेश करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो इस प्रकार प्रत्येक युग्मक कारक जो है विशेष के लिए शुद्ध होता है, ये अपने आप के लिए अपना कारक शुद्ध है, तो ये क्या कहलाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी। और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स, और जीन, हम जीन भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड और हेट्रो आपके जाइगोट, दीज फैक्टर डू नॉट मिक्स अप। ये जो फैक्टर्स होते हैं वो मिक्स नहीं होते, डू नॉट मिक्स अप और या ब्लेंड, बट सिंपली आपके एसोसिएट themselves and remain together, the separate अलग हो जाते हैं at the time of gamete formations, gamete के formations के टाइम। तो this law is also called the law of purity of gametes। तो ये आपका क्या कहलाएगा? किसका नियम कहलाएगा? आपके प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का। तो ये हो गया आपके। अब जो सेकंड जो आपका लॉ था मेंडल्स का, लॉ ऑफ प्योरिटी, ये वाला। अभी हम थर्ड और पढ़ेंगे। थर्ड के लिए हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना पड़ेगा। आपके डाईहाइब्रिड क्रॉस आएगा उसके लिए, यानी मेंडल ने उसमें दो आपके प्लांट्स के जो है दो लक्षण लिए, इसमें तो हमने केवल एक ही लक्षण के ऊपर करा है, वो दो लक्षणों का अलग प्रयोग आएगा, तो उसका नियम एक और लगेगा आपका। यहाँ पर 3 नियम थे मेंडल्स के। तो अब आपके ये जो सेकंड वाला नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसके अंदर इसकी क्या महत्वता है, यानी विसंयोजन के आपका जो नियम बना ना, सेकंड लॉ जो बना मेंडल्स का, उसकी क्या महत्वता है या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देखिए आपका हमारी अब इसकी हेडलाइन होगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी मेंडल्स के जो सेकंड नियम की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले है ये वाला जो लॉ है, कौन सा? सेकंड, ध्यान रखिएगा। दिस लॉ प्रूव द जीन हाइपोथेसिस, समझ गए इसको? यानी इस नियम से जीन का जो संकल्पना जो है उसकी पुष्टि होती है सबसे पहले। फिर दूसरा है सेकंड जो है इसी का ही चल रहा है अपना, कि जीन इज हेरिडिटरी यूनिट विच ट्रांसमिट द फीचर्स ऑफ ट्रेट्स वन जनरेशन टू अदर। ये ध्यान रखिए कि जीन्स जो होते हैं, जीन जो है इट इज़ हेरिडिटरी यूनिट है, आनुवंशिक इकाई है, विच ट्रांसमिट, ये स्थानांतरण होती है, द फीचर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। यानी जीन जो है वंशागति की इकाई है, या वंशागति यही बोलेंगे हम, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को संचरित करती है, यानी जो करेक्टर्स होते हैं उनको क्या करती है? ट्रांसमिटेड करती है, फीचर्स को या ट्रेट्स को। और कैसे मतलब किस प्रकार से? फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। क्लियर हो गया ये आपका। अब थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सजीव जो होते हैं, यानी जीवों में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन, यानी हर करेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है? जीन के द्वारा नियंत्रित होता है कंट्रोल, जो भी लक्षण है। जैसे आपके कद का जो लक्षण है ये किस जीन्स के द्वारा
कंट्रोल है कैपिटल टी। कैपिटल टी मीन्स आपके लॉन्ग, और हम इसको स्मॉल टी में लिखते हैं तो ये इसका अपोजिट हो जाता है, आपके अपोजिट ट्रेट्स कहलाएगा स्मॉल टी, यानी ड्राफ्ट प्लांट्स ये है। तो ये आपके जीवों में प्रत्येक लक्षण जो होते हैं जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। करेक्टर्स किससे नियंत्रित होते हैं? जीन से। आपके कैपिटल टी जो जीन है ये किसका करेक्टर है? लॉन्ग का। तो ये आपके क्लियर हो गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ इंपॉर्टेंस जो है, ईच जीन हैज़ 2 एलील्स, यानी जो ईच जीन्स होता है, यानी कैपिटल टी जो जीन है इसके 2 एलील्स होते हैं पेयर के अंदर, कैपिटल टी टी। एक्सपेरिमेंट में हम ऐसे लेते हैं इनको, 2 एलील्स लेते हैं विच कंट्रोल अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। क्लियर हो गया आपके, यानी प्रत्येक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का नियंत्रित करते हैं। जैसे कि आपके इसके अंदर है, आपके 2 विकल्पी हैं, 2 युग्म हैं और ये विकल्पी हैं, और ये जो है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अब आपके फिफ्थ देखिए, ये जो फिफ्थ वाला है, जीन के युग्म जो है विकल्पी एक साथ रहते हुए भी सम्मिश्रित नहीं होते। जैसे कि आपके F2 में एक साथ है ऊपर, लेकिन यहाँ सम्मिश्रित नहीं हुए, यानी मिक्स नहीं हुए, इनका क्या हो गया? सेग्रीगेशन हो गया, पृथक्करण हो गया। फिर लास्ट है आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स बनते हैं, आपके गैमेट फॉर्मेशंस होते हैं, तो आपके जितने भी एलील्स हैं गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये एलील्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? सब सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपके इस नियम को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस तरह से आपका ये मेंडल्स का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी वो होगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की। क्लियर? थैंक यू।